cineinc.com। आदाब, मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ लंदन में साउथ बैंक सेंटर। पीछे हमारी टेम्स नदी बह रही है। बहुत अच्छी जगह है ये, इसलिए कि इसका और मेरा ताल्लुक़ करीब 40 साल तक जाता है। वाह वाह वाह, 40 साल। और मुझे इस बात का बहुत शर्फ हासिल है कि मेरे साथ मौजूद हैं महमूद जमाल साहब, जो फिल्म मेकर हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं उर्दू के, अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे शायर हैं। फ़िरंगी महल लखनऊ से आपका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के हवाले से फ़िल्में बनाते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से ही इनका लंदन आना हुआ वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हैं जो आपसे मुझे लगता है कि मुझे सुननी है बार बार। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि महमूद जमाल साहब कि आपकी फ़िल्म की कल ही स्क्रीनिंग हुई है लंदन में जी, स्वास में, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और वो स्क्रीनिंग हुई, फिल्म का नाम है रहम। कैसी थी स्क्रीनिंग? बहुत अच्छी गई स्क्रीनिंग, और असल में उसके टॉपिक ये थे शेक्सपियर एंड ग्लोबल शेक्सपियर, और उसमें था शेक्सपियर एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये फिल्म तो बिल्कुल फिट आती है उसमें, इसलिए भी फिट आती है कि आपकी जो फिल्म है रहम, जैसा मैं समझता हूँ, वो मेजर फॉर मेजर, जो शेक्सपियर का ड्रामा है जो तकरीबन उन्होंने 1603 में लिखा था, उस पे मबनी है, उस पर आधारित है जी। तो थोड़ा फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म ये है कि उसका अडेप्टेशन हमने इस तरह से किया कि जब मैंने शेक्सपियर का प्ले देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शेक्सपियर ऐसी बातें कह रहा था जो कि आजकल के लिए हमारे लिए बहुत मौजू है। इसलिए कि वो ये कह रहा था कि डाइवर्सिटी बहुत अहम चीज़ है, रहम बहुत अहम चीज़ है, और ये भी कह रहा था कि जो जस्टिस हैज़ टू बी टेम्पर्ड विथ मर्सी, यानी जस्टिस, ठीक, इंसाफ और रहम साथ साथ चलते हैं। क्या बात है, देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है। लोग ये कहते हैं कि सर जस्टिस ज़रूरी है, सर कलम कीजिए, उंगलियां काटिए, हाथ काटिए, पैर काटिए, रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी फिल्म का नाम है रहम और ये उर्दू में है? उर्दू में है। उर्दू में शेक्सपियर का मैंने डायलॉग तर्जुमा करके उस फिल्म में लगाया। आपने इसको प्रोड्यूस किया और लिखा भी है और प्रोड्यूस भी किया है। आइए बहन, क्या काम है? गवर्नर साहब, मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, उसे माफ़ी दे दी जाए। हाँ, उसने गलती की है, मगर मेरा भाई अच्छा आदमी है। वाह, गलती बुरी है और जिसने की है वो अच्छा आदमी है। जब गलती होती है तो गलती करने वाले पर सज़ा लाजमी है। महमूद जमाल साहब, ये फिल्म जो है पाकिस्तानी नहीं है, इंटरनेशनल है ये? बिल्कुल, ये तो सर्टिफाइड एज अ ब्रिटिश फिल्म, ऑल्दो को प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, पाकिस्तानी को प्रोडक्शन है, असल में है ब्रिटिश फिल्म। इसका सर्टिफिकेशन ब्रिटिश फिल्म के है। और उसमें इंटरनेशनल कास्ट भी है एक तरह से? बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रू तो है ही है। हाँ। डेविड शैंक्स हैं, को प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, उन्होंने आपके साथ में भी प्रोग्राम किए और अलग से भी उन्होंने खासे टेलीविजन ड्रामे किए और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। मशहूर प्रोड्यूसर हैं। मेरे छोटे भाई हैं अहमद जमाल, जिन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, यहाँ फीचर फिल्म भी पहले बना चुके हैं, तो वो डायरेक्टर थे इस फिल्म के। जी हाँ, और उसमें मुझे एक नाम बहुत दिलचस्प लगा, वो पाकिस्तान का एक्टर है और आपने उसको एक बहुत बड़ा रोल दिया, वो है सुनील शंकर। सुनील शंकर कराची में है, वो बहुत अच्छा एक्टर है। ये कराची के एक्टर हैं सुनील शंकर? जी जी, और हिंदू हैं, मगर पाकिस्तानी हैं और बेनतहा मशहूर है वहाँ पे, पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है, काफ़ी इज्जत है, और खुद डायरेक्टर भी हैं। और थिएटर उन्होंने बहुत किया वहाँ। थिएटर बहुत किया है, नापा के साथ, जिया मुद्दीन साहब के साथ बहुत काम किया है। और अभी एक ड्रामा इक्वस, जो पीटर शेफर का ड्रामा है बड़ा मशहूर जी, उसको, और फिर ये वो 12 एंग्री मैन, उसका भी उन्होंने एडेप्टेशन किया पाकिस्तान में। तो सुनील शंकर को आपने एक अहम रोल दिया। जी। इसके अलावा जो बाकी सनम है इसमें? सनम सईद हैं, जो कि इंटरनेशनल है एक तरह से, और साजिद हसन बहुत ही अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है। उसका तो एक शेक्सपियर एक्सपर्ट ने यहाँ कहा कि दिस इज़ अमेजिंग हाउ ही इज़ प्लेड
the अगर governor. आप इजाज़त दें तो एक छोटी सी मैं क्लिप देख लूँ यहाँ पे फिल्म की और लोग भी देख लें। जी जी बिल्कुल। क्या फैसला किया फिर आपने? फांसी यकीनी है उसकी, और उसने जो जुर्म किया है वो इसी सज़ा का मुस्तहिक़ है। कि तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम उसकी बहन उस शख्स के साथ कुछ ऐसा करो जो उसकी जान बचा सकता है। तो क्या तुम अपने बदन का सौदा करोगी या अपने भाई को मौत के घाट उतार दोगी? बॉक्स ऑफिस पे कुछ रिलीज हुई नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं, एक सॉफ्ट रिलीज हुई थी अप्रैल में 2017 में, मगर ये बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर तो नहीं है। ये एक तरह की इट्स लेबर ऑफ लव, एक आर्ट फिल्म जिसे कह सकते हैं आप, वो है। मगर मैं समझता था कि इस फिल्म की पॉपुलैरिटी बहुत होगी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। उसकी वजह यह है करप्शन ऑफ पावर। मेरे अंदाजे के मुताबिक नया गवर्नर इस वाक़े को मिसाल बनाना चाहता है। बहुत सख्त है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मेरी राय ये कि क्या करूं बाबा? पावर में जो करप्शन हो रहा है दोनों मुल्कों में, उसके लिहाज से मैं समझता था कि आम लोग भी इससे देखिए, मुझे सबसे अहम बात ये लगती है इस फिल्म के हवाले से कि या किसी भी फिल्म के हवाले से कि जब तक उसका ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो लोगों को पता नहीं होता, पब्लिसिटी भी ना हो, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। अब जैसे आपसे बात हो रही है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने जो फिल्म का ट्रेलर्स पर देखा है हमारे इस प्रोग्राम में, उनकी दिलचस्पी जागेगी। मैं काम चाहता हूँ ये सोचकर, जिंदगी चाहे कितनी ही जलील क्यों ना हो, कितनी ही कठिन हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे लाचारी, मगर जिंदगी एक जन्नत है मौत के सामने। अफसोस है मेरे भाई। मेरी बहन, मुझे बचा लो, मुझे जीने दो, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच लो। जलील आदमी, बेईमान बुज़दिल आदमी, मेरी इज्जत लुटा के तुम आज़ाद हो जाओगे। अब बात आते हैं सब, मेरे सामने मसला महमूद जमाल साहब ये है कि मैं तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। मैं आखिर किस मौजू पे आपसे बात करूं, उसकी वजह ये है क्या बूदो बात पूछो हो यूरोप के साकिनों। हाँ, मीर तभी मीर, क्या बात है। पूरब को मैंने यूरोप कह दिया। हाँ, इसलिए कह दिया कि आप हैं तो पूरब वाले, लखनऊ वाले हैं, लखनऊ से। जी बिल्कुल। लखनऊ में फरंगी महल से आपका ताल्लुक है? जी, मेरे दादा मौलाना अब्दुल बारी गांधी जी हमारे घर में रहते थे आके लखनऊ में 1918 जब नो कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़ा उनका हिस्सा है। मैंने सुना, और मैंने ये भी सुना है, ताज़ा तरीन मेरे पास इस तरह की खबर है कि आपके वालिद साहब पे एक बहुत अच्छी किताब आने वाली है। जी, वो प्रोफेसर रॉबिन्सन जो करीब 45 साल से सिर्फ फरंगी महल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, बायोग्राफी ऑफ मौलाना जमाल मियाँ। मौलाना जमाल मियाँ आपके फरंगी महल हमारे वालिद साहब, और वो प्राइमस बुक्स पब्लिश करने वाली है हिंदुस्तान में, तो इंशाल्लाह उसकी। अरे साहब, तो ऐसा एक शजरा है आपको, तो मतलब हिंदुस्तान का जो नामी, जो लोग लखनऊ जानते हैं वो फरंगी महल जानते हैं, और उससे आपका ताल्लुक। फिर आप पाकिस्तान चले गए पैदाइश के बाद? पैदाइश के बाद ये हुआ कि हमारे वालिद असल में बिजनेस करने ढाका चले गए, ईस्ट पाकिस्तान, और वहाँ से फिर हमें हिजरत करके पाकिस्तान जाना पड़ा। जी, मैं यहाँ आ गया था लंदन। आप यहाँ पे आ गए थे 1967 में, जब बांग्लादेश नहीं बना था, उससे पहले। और यहाँ आपने जी का भी किस्सा बहुत दिलचस्प है। अरे सुना दीजिए। कि उनका पासपोर्ट इम्पाउंड हो गया था, वो असल में हिंदुस्तानी रहना चाहते थे, लेकिन इम्पाउंड होने की वजह से उनकी वालदा बहुत बीमार थी, 1958 की बात है, तो उनको मजबूरन पाकिस्तानी नेशनैलिटी लेना पड़ी। हालांकि वो मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, जिन्ना साहब के साथ काम किया बहुत, लेकिन वो असल में वो एक दफतन डिसीजन उन्होंने लिया कि वो पाकिस्तानी हो जाए। महमूद जमाल साहब, आपका जो फिल्मों में काम है और उससे भी ज़्यादा टेलीविज़न की दुनिया में काम है, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो शायद अभी उससे वाकिफ़ नहीं है, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में। इस मुल्क पे तो हमें अंदाज़ा है कि महमूद जमाल
कितना बड़ा नाम रहा है। सर ये तकरीबन 70s और 80s की बात है। 80s में आपने चैनल 4 के लिए बड़ी फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज। जी जी। और नाम आता था, मुझे याद अच्छी तरह से आपका एकदम से, ज़रा थोड़ा याद दिलाइए वो फिल्में क्या थी। असल में 80s, मिड 80s से 90s तक मैंने पहली जो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ मैंने की वो थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, उसका नाम था पीकॉक स्क्रीन। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी फिल्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग जो इंटरव्यूज़ थे वो करीब 90 इंटरव्यूज़ मेरे पास है। सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी नहीं है। 90 यानी कि 90 इंटरव्यूज़। जी। किस तरह के इंटरव्यूज़? उसमें है मसलन सुनील दत्त हैं, मसलन नौशाद साहब हैं, मसलन रवि साहब हैं जो म्यूजिक चौधरी का चांद की म्यूज़िक करी। और जब वो वक्त फिल्म, जी हाँ, और बहुत जी, सी जी। शख्सियात हैं। महमूद जमाल साहब, ये जो प्रोग्राम आपने किए 1980 के अशरे में, जो दशक है 80s का, 90s में फिर आप वो जारी रहे, ये चैनल 4 पे म्यूज़िक वालों के साथ में आपने बड़ी अच्छी सीरीज़ की। जी, एक तो मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का कॉन्सर्ट किया, और ये शुरू का ज़माना था? ये 1990 मेरे ख्याल में 92 में। हाँ। वो बहुत ज़बरदस्त एक उन्होंने कॉन्सर्ट किया था, लाइव कॉन्सर्ट वॉटफोर्ड में। हाँ। उसको मैंने रिकॉर्ड किया चैनल 4 के लिए। और चैनल 4 वालों ने दिखाया, उसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का इंटरव्यू भी है। अच्छा। और उसमें ये भी वो कव्वाली के बारे में बात कर रहे थे और मुख्तलिफ। मगर उस कॉन्सर्ट में एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि लोग जोश में आके नाचने लगे और आपस में कुछ झगड़े हो गए एक दूसरे के साथ। तेरा नाच मेरे नाच से बेहतर कैसे है? और खान साहब गा रहे हैं, खान साहब उठ के चले गए। हाँ। फिर मुझे बहुत मुश्किल से उनको मना के वापस लाना पड़ा, और जिन लोगों को जो ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे उनको निकलवाना पड़ा हॉल से। तो ये एक दिलचस्प वाक़या है, मगर बड़ी अच्छी वो कव्वाली गा रहे थे, वो बीच में वो रोक दी। अच्छा, ये वो ज़माना है जब आपने इनको खान साहब को टेलीविज़न पे पेश किया। जी। तो खान साहब कोई हाउस होल्ड नेम नहीं थे, यहाँ पे नाम नहीं थे, लेकिन इस मुल्क में बाद में फिर वो बन गए। कैसा रहा रिसेप्शन? वो तो दुनिया में उनकी शोहरत हो गई, मगर कव्वाली का रिसेप्शन ये हुआ कि यहाँ के जो अंग्रेज़ हैं, गोरे वगैरह, वो भी उसकी रिदम और उनकी जो म्यूज़िकल क्वालिटी थी उससे बहुत मुतासिर हुए। और पीटर गैब्रियल ने उनका रिकॉर्ड भी, पीटर गैब्रियल ने तो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में उनको बहुत। जी। आपने तो मगर और लोगों के साथ भी, जैसे अजीज़ मियाँ कव्वाल थे, वो भी यहाँ आए थे। आपने किया प्रोग्राम? मैंने बिल्कुल किया प्रोग्राम उनका चैनल 4 पर। वो तो उनका अंदाज जो था वो लोग देख के दंग हो गए। जैसे क्या बताइए जरा, याद दिलाइए लोगों को। जब वो गाते हैं तो वो ऐसे जोश में आ जाते हैं कि मालूम होता है कि कोई होश व हवास नहीं है, जुनून तारी है। तो वो एक देखने की चीज़ है। और जो यहाँ जो नॉन एशियन ऑडियंसेस हैं, उनके लिए तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक देखिए, कव्वाली की एक बात ये है कि पहले यहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट होते हैं। रविशंकर साहब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत मशहूर किया, बीटल्स वगैरह के साथ काम किया। मगर उसके बाद कोई ऐसा क्लासिकल म्यूज़िक का यहाँ लोगों में शौक़ नहीं रहा, इसलिए कि उसमें कंसंट्रेशन बहुत चाहिए और वो एक सेलेक्ट ऑडियंस के लिए है। कव्वाली जो चीज़ है वो आम आदमी के लिए है। तो आम, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे एशियन हो, कव्वाली की जो रिदम है वो उसको महव कर लेती है। और आबदा परवीन उस ज़माने में यहाँ पे मंजर-ए-आम पर आई। हाँ, पहला कॉन्सर्ट मैंने टेलीविज़न पे यहाँ उनका किया, आबदा परवीन का। वो 1992 में के करीब 90s में किया। ये आपके साथ में रिचर्ड हैरिस ने भी कुछ काम किया था? ये जो नहीं, रिचर्ड हैरिस को मैं जानता हूँ। अच्छा। मगर उन्होंने कोई खास मेरे साथ काम नहीं किया। उन्होंने भी कुछ वो अलग किया था, कव्वाली वगैरह के हवाले से कुछ काम किया। जी, वो तो बड़ी दिलचस्प बात है। अब महमूद जमाल साहब, अगर मैं ये बातें करता रहूँ आपके फिल्मों के प्रोग्रामों के बारे में और टेलीविज़न के दर्जनों के हिसाब से आपने उस ज़माने में प्रोग्राम किए, लेकिन मैं उस सब को पीछे छोड़ के एक बिल्कुल ही नए मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, और वो बड़ा दिलचस्प मौजू है। वो दिलचस्प मौजू सब और लोगों के लिए है कि आप उर्दू के बेहतरीन स्कॉलर्स में शामिल हैं, ख़ास तौर पे उन स्कॉलर्स में जिन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू में काम किया। और आपकी एक किताब मंजर-ए-आम पर आई जिसने कि एक बड़ी तादाद में अंग्रेज़ी वालों को उर्दू से मुतारिफ़ कराया, इंट्रोड्यूस कराया, और वो किताब थी पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न उर्दू पोइट्री, 1986 में छपी थी। जी हाँ, 1986 में ये किताब शाये हुई, पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न उर्दू। ये पहली
साउथ एशियन ज़बान है जिसमें पेंगुइन ने एक किताब शाये की। बड़ी दिलचस्प बात है। और वो पेंगुइन बुक कहलाती है? हाँ, पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न उर्दू पोएट्री। अच्छा, उसमें मुन्नी नियाजी हैं, उसमें फैबिदा रियाज हैं, नून मीम राशिद हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, अहमद फराज हैं, एक लंबी लिस्ट है। मीरा जी हैं। हाँ, तो वो किताब असल में उसका जब लॉन्च हुई तो मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई कि 2-3 बहुत अहम लोग वहाँ मौजूद थे उस वक्त, जिंदा थे। एक तो राल्फ रसल हैं जो कि बहुत बड़े जो उर्दू के स्कॉलर स्कॉलर रहे हैं हैं। अंग्रेज़ी में, जो उनसे अच्छी किताब गालिब पे मेरे ख्याल में किसी ने नहीं लिखी। खुर्शीदुल इस्लाम साहब के साथ मिलके भी लिखी उन्होंने बाद में। वो 3 मुगल पोएट्स। जी हाँ, जी हाँ। मगर गालिब पे जो उनकी किताब है वो ज़बरदस्त है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क राज अनंत साहब मौजूद थे। ये देखिए, लोगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं ये सब देख के कि ये काम हो चुका है, तो लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि अब इससे आगे का काम होना ज़रूरी है। महमूद जमाल साहब, आपकी एक और बहुत खूबसूरत किताब है, मुझे बहुत पसंद है, और वो है फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से। 50 फैज़ की ऐसी नज़में गज़लें हैं जिनका आपने तर्जुमा किया अंग्रेज़ी में, और नाम ज़रा याद दिलाइए उसका। फैज़ 50 पोएम्स। इसका मकसद ये है कि जो लोग उर्दू बोलते हैं मगर पढ़ नहीं पाते हैं या इस तरह से नहीं जानते कि शायरी समझ लें, उनके लिए है। और उसमें मैंने रोमनाइज में भी किया है ताकि तर्जुमा भी हो और रोमनाइज भी हो, ताकि उनको कुछ अंदाज़ा हो जाए। फैज़ साहब तो उस वक्त हयात थे? नहीं, जब मैंने पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न उर्दू पोएट्री की थी तो फैज़ साहब हयात थे, और उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैंने जो तर्जुमा किया था उनकी मुझसे पहली सी मोहब्बत, उन्होंने कहा इससे अच्छा तर्जुमा किसी ने नहीं। तो ये मेरे बहुत बहुत बड़ी बात है। फैज़ अहमद फैज़ साहब कह रहे हैं कि हाँ। मुझसे तो पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। क्या बात है, वाह वाह। और वो तर्जुमा कुछ याद तो नहीं होगा? याद है मुझे। अरे सुनाइए ना। डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव, दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। हाँ, क्या बात है। ये उसका मैंने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न हो, उसकी रिदम रखी है मैंने। हाँ, वो वही मैं देख रहा था कि डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव, दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। देयर वाज अ टाइम व्हेन लाइफ वाज यंग एंड ब्लूमिंग and your sorrow was much more than any other pain. इसके बाद में फिर एक किताब मुझे एकदम से याद आ रही है, वो है मिस्टिकल जी, पोइट्री, इस्लामिक पोइट्री। जरा बताइए। इस्लामिक मिस्टिकल पोइट्री 2009 में शाये हुई पेंगुइन क्लासिक्स के। उसका लॉन्च हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स में, और प्रिंस हसन आए थे जॉर्डन से उसका चीफ गेस्ट। अच्छा, ज़रा लोगों को याद दिला दीजिए कि जो प्रिंस हसन जॉर्डन के होते थे, यानी शाह हुसैन के भाई थे, वो छोटे भाई थे, और प्रिंस हसन की शादी एक हिंदुस्तानी लड़की से हुई थी। जी जी जी, सरवत नाम है उनका, सरवत इकरामुल्लाह जी, प्रिंसेस सरवत। और वो हिदायतुल्लाह बेग अपने मेरे वालिद ने उनका निकाह पढ़ाया। अरे नहीं सर, क्या बात है। आपके वालिद साहब फरंगी महल वाले मौलाना जमाल साहब प्रिंस हसन का निकाह पढ़ाया। मैंने ये कोशिश की है कि इस्लामी दुनिया के बारे में जो लोग सोचते हैं वो ये देखते हैं कि आर्किटेक्चर है, मस्जिदें बनी हुई हैं। असल चीज़ तो हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो हमारा सरमाया है, वो हमारी शायरी है। आहा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ताजमहल है और ब्लू मॉस्क है, मगर जलालुद्दीन रूमी और हाफिज, क्या बात है, और सादी अपनी जगह, मुझे आपकी बात बड़ी प्यारी लगी। मुझे बड़ी प्यारी बात लगी, इसलिए कि एक बड़ी तादाद में जो भी मुसलमानों की जो अजमत एक ज़माने में रही है उसके हवाले से बात करते हैं, यही बात करते हैं कि साहब ये इमारत देखिए, बिल्डिंग देखिए, आर्किटेक्चर। आप कह रहे हो सबको पीछे छोड़िए, ये तो एक दरिया है जो इस्लाम से मुतासर चला आ रहा है। इस्लाम से मुतासर होने वाली चीज़ है शायरी। उस शायरी में जो इस्लामी हमारा असल जूस है, हमारे सिविलाइजेशन का असल जूस शायरी है। इसलिए कि प्रोज से पहले, पब्लिशिंग से पहले शायरों ने अपना नाम पैदा कर लिया था। क्या बात है। और उसी में सारी फिलोसॉफिकल और बातें होती थी, अखलाकी बातें। तो ये तो आपने रूमी का जिक्र किया उस किताब में बहुत ज़्यादा। जी। तो क्यों ये अहम है? जैसे मैं आपसे सवाल करूँगा साहब, आर्किटेक्चर को हम इतना बड़ा मानते हैं, मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है शायरी में? बहुत बड़ा बताइए। देखिए, हाफिज का मैं आपको एग्जांपल, हाफिज जो पर्शियन फारसी के शायर और ईरान बहुत से मशहूर शायर थे 16th सेंचुरी के।
गोयटे ने उन हाफिज से अक्स किया और उसने एक बड़ा दीवान लिखा। जो जर्मन फिर फिलोसोफर। हाँ, वॉल्ट विटमैन ने कहा हाफिज इज द ग्रेटेस्ट पोएट दैट एवर लिव्ड। ओहो वाह। अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। तो हाफिज रूमी की तो आपको पता है कि ही इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ पोएट्री इन द वर्ल्ड टुडे। महमूद जमाल साहब, जैसे आपने ये इस्लाम से मुतासिर होने वाली जो शायरी है जिसमें रूमी का जिक्र किया, सादी का जिक्र किया, हाफिज़ का जिक्र किया, रूमी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है जो इनकी शायरी ऑफ़र करती है, थोड़ा मिसाल देके बताइएगा। इंसानियत पहली चीज़ तो ऑफर करती है, इंसानियत। दूसरी चीज़ रूहानियत। तीसरी चीज़ इखलाक। चौथी चीज़ अदब। और फिर शायरी के लिहाज से एक अजीम इल्हामी शायरी है जो कि आदमी को दंग कर दे जी। मसलन जैसे मसनवी के शुरू के जो 11-13 शेर हैं रूमी के जी, उसको कहते हैं कि सारा उसमें सारी उनकी फ़िलासफ़ी है। मसलन बिश्नो अज़ने चूँ हिकायत मी कुनद वश जुदाही हा शिकायत मी कुनद। मतलब कि सुनो कि ये बांसुरी या नए क्या कहानी सुना रही है, वो अपनी जुदाई की कहानी सुना रही है। और फिर इसी में है शिकायत भी कर रही है, शिकायत भी और हिकायत भी सुना रही है। ज़बरदस्त शुरू है उसका। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हर कसे को दूर मांद असले खेश बाज जूयद रोज़गारे वस्ल खेश। जो कोई अपने असल से जुदा हो गया है उसको तलाश रहती है कि फिर जाके उससे मिल जाए। इसमें एक सूफियाना वो भी है, आपको पता है कि जब जो आदमी की रूह है वो जुदा हो गई है असल से और वो चाहती है कि हमेशा वापस पहुंच जाए। बहुत उम्दा। हाँ, महमूद जमाल साहब, ये बातों का सिलसिला इतना लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ कहते हैं ना गागर में सागर समेटना है। वो गालिब ने कहा ना कि कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने गालिब का जिक्र कर दिया तो मैं एकदम से फिर गालिब गज़ल की तरफ आ जाता हूँ। आ जाइए। गज़ल के हवाले से आपका काम है। बहुत से लोग हैं जो कि उर्दू बोल लेते हैं मगर उनको शायरी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो भी चाहते हैं कि सीखें। और बहुत से ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी सिर्फ जानते हैं, उर्दू बहुत कम जानते हैं मगर वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी एक बात। हद तक। तो उस जनरेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि वाकिफ़ हो जाए अपनी क्लासिकल। महमूद जमाल साहब जी, सिनेंग का आपको पूरा ताउन हासिल रहेगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सिनेंग से मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी शायरी है, उर्दू शायरी ख़ास तौर पर, लोग ज़रा ये भी समझें कि होती क्या है, कैसे की जाती है। आपके पास इस वक्त वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे इस वक्त? अब तो मेरा अभी जो कंसंट्रेशन है वो मैं कुछ फीचर फिल्म और ड्रामे डेवलप कर रहा हूँ, ताकि अब उसमें आपको पता है कि ये जो मैंने फिल्म रहम बनाई इसमें मुझे 8 साल लगे थे फाइनेंस रेस करने में। तो ये होता है कि उसके बारे में बात करना मुश्किल होती है, मगर एक आइडिया है जो कि बेस्ड है तारिक अली साहब की किताब पे। उन्होंने एक किताब लिखी थी स्पेन के बारे में कि कैसे मुसलमानों को वहाँ से फनाटिकल क्रिश्चियंस ने मार के निकाला था। तो उस पे बेस्ड है, मैं उनसे बातें हो रही हैं कि उसकी और वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। और वो सब्जेक्ट मैटर भी इसलिए कि जब मैं स्पेन गया तो मुझे जो एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला, एक तो यही है कि कैसे तकरीबन 800 साल वहाँ मुसलमानों ने हुकूमत की। फिर अल्लामा इकबाल साहब मस्जिद कुर्तुबा एक ऐसी नज़्म लिख गए हैं कि आपका कोर्दोबा नाम की जगह जाना ज़रूरी हो जाता है। सही है, बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। और मिस्कीता कहते हैं वो मस्जिद को, और वो कैथेड्रल भी है और मस्जिद भी है। अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक अजीब व गरीब वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं स्पेन गया था, मैं छुट्टियों पे कभी नहीं जाता हूँ, मेरी तो हर वक्त छुट्टी है। तो एक ज़माने में मैं स्पेन गया था, करीब 20-25 साल हुए। तो मैं सेविल से ड्राइव करके कोर्डोबा पहुँचा। वहाँ जो पहुँचा तो मुझे तो कोर्डोबा पहली दफ़ा मैंने देखा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मस्जिद का तो सुना था, अंदाज़ा नहीं शहर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, क्या अजीम शहर है सब। तो साहब मैं सेंटर में, जैसे आप सेंट्रल लंदन में घूमें, तो मैं पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था। एक जगह मैंने पार्किंग करके गाड़ी रोक दी, बस ऐसे ही दिमाग में आया कि एक जगह है यहाँ।
गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी से उतरा तो रोड का मैंने सोचा कि रोड का नाम देख लूं कि क्या है रोड। क्या लिखा था? पोएटा मोहम्मद इकबाल। हाँ उनके नाम पे एक गली है। हाँ, क्या बात है। तो ये मेरी पहली एक्सपीरियंस थी, अरे जो कि वाह। बिल्कुल अजीब और गरीब इत्तेफाक। अल्लामा इकबाल को भी साहब उन्होंने अच्छा वहाँ पे अच्छा, मेरी जो मकाम दिया। हाँ, अल्लामा इकबाल पे मैं किताब लिख रहा हूँ। जैसे फैज़ की 50 पोएम्स है, 50 पोएम्स ऑफ इकबाल। ए, महमूद जमाल साहब आप ये कैसे कर रहे हैं इतना सारा काम? बेकार आदमी तो यही करता है ना। किताबें लिखी जा रही है, फिल्में बन रही हैं और फीचर फिल्में, कोई मामूली फिल्में नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे कमाल है। मैं बेकार समझता आदमी हूँ तो यही करता है जो ना, भी देख कुछ रहे हैं ना इस कुछ तो करना पड़ता जी है। जी जी जी। नहीं वो एक जो आपने स्पेन के हवाले से बात कही थी वो बात अधूरी रह जाएगी। फिर आती है 15वीं सदी और इजाबेला जो क्वीन है और फर्डिनेंड। उनके शौहर फर्दिनेंड जो हैं, उसको कहते हैं रिकॉन्क्विस्टा और फिर इंक्विजिशन। तो फिर दोनों ने मिलकर साहब वो जो इस्लामी तारीख किताबें सारी जला दी लाइब्रेरीज जला दी जी, क्योंकि जी। उसमें मुसलमानों का हवाले से कुछ जिक्र था, जबकि जनरल बातें थी। तो ये तो बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट होगा फिल्म के दिलचस्प साथ। सब्जेक्ट है ये फीचर फिल्म के हवाले से। जी। ये इकबाल के हवाले से आपने जिक्र किया, किताब आने वाली है इसके अलावा? इसके अलावा एक और मैंने लिखी थी किताब, दीवान मंसूर हल्लाज का दीवान मैंने तर्जुमा मंसूर अंग्रेजी में। हल्लाज, वाह। वो एक अजीब व गरीब शख्सियत थी। पहले बता दीजिए इस्लामी लोगों को, दुनिया कुछ में। को पता नहीं है। वो अंदाज़न। 10th सेंचुरी में उनका एग्जीक्यूशन हो गया। उनकी जो मशहूर स्टेटमेंट थी अनल हक, उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हाँ। ये फैज साहब की नज़्म का हिस्सा है। बहुत शायरों ने उनके तरफ रेफरेंस किए हैं हाँ। मुस्लिम में। तो उनके दीवान बहुत ही दिलचस्प है। और दीवान उनका अरबी में है। अरबी में है, अरबी से उर्दू में लिया, उर्दू से मैंने ट्रांसलेट किया। महमूद जमाल साहब, मैंने एक बात का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, इसलिए कि हैरान हूँ कि इन आँखों से क्या क्या देखूँ और किन किन चीज़ों का जिक्र करूँ आपके बारे में। एक ये कि आप खुद बहुत उम्दा शायर हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में आप शायरी करते हैं, और शुगर कोटेड पिल आपका वो पहला मजमुआ जो अंग्रेज़ी में शाये हुआ और बहुत जिक्र हुआ। यहाँ कई सारी एंथोलॉजीज़ हैं, मैंने देखा जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, वो जगह जगह छपी हैं आपकी नज़में। तो ये काम आप अंग्रेज़ी में शायरी का काफ़ी अरसे से कर रहे हैं? जी, मैं तो करीब से 40 साल से अंग्रेज़ी में शायरी कर रहा हूँ। क्या बात है साहब, कुछ तो ज़रा सा लोगों के हिस्से में आ अच्छा, जाए। एक नज़्म मुझे अभी याद आ रही है, क्योंकि ऑटम का सीज़न है। हाँ, तो ऑटम के बारे में मैंने एक छोटी सी नज़्म कही थी, मौसम ख़ज़ां के बारे में। मौसम ख़ज़ां। अब वो अंग्रेज़ी में बेहतर है। अंग्रेज़ी में सुनाइए। Seasons also have their wars. Like systems, they decay, are defeated and fall. Ah. This is what we see in the drying bones of upturned leaves, in the undercurrents of history. Autumnal moods, the sun's failures, and the slush of time. But the busy old fool, unruly sun, keeps rising, rising, rising. वाह, क्या बात है। ये ऑटम के बारे में। अरे साहब बहुत उम्दा। अब एक बात बताइए, कुछ लोग ये कहेंगे उर्दू में आपका काम, फ़ारसी आप इस कदर अच्छी समझते हैं और आप अब अरबी में मंसूर पे आप एक किताब लिखने वाले हैं और अपनी ज़बानें छोड़ के आप शायरी अंग्रेज़ी मैं बताता हूँ उसकी वजह यही है जी। कि मैं जब यहाँ आया था तो मेरी उम्र 19 साल की थी। हाँ। और चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान और अंग्रेज़ों से वास्ता था, उस वक्त इतने लोग हमारे नहीं थे यहाँ, तो अंग्रेज़ी में मैंने शायरी शुरू की कि जिस माहौल में आदमी रहता है उस ज़बान पे शायरी करे। अगर मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रहता तो शायद उर्दू में शायरी करता, मगर चूँकि मैं यहाँ रहा और यहाँ बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की और चाहता था कि आम लोगों से शेयर करूं, तो अंग्रेज़ी में बेहतर था। तो ये एक मजमुआ नहीं है, आपकी कई चीज़ें अंग्रेज़ी शायरी के हवाले से सामने आई हैं। जी, एक है वो साइलेंस साइलेंस इनसाइड अ गन्स माउथ, वो बड़ी पॉलिटिकल नज़में हैं मेरी। बहुत ही सियासी, मैंने एक नज़र देखा था उसको और बड़ी सियासी, बड़ी कहते हैं ना जुनून वाली चीज़ है। जी जी। तो उसमें ये था कि सी आई हैव आल्सो बीन इन्वॉल्व विद एंटी रेसिस्ट पॉलिटिक्स,
कि रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की इस जाए, मुल्क में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। तो उसमें आपको इसमें शुगर कोटेड पिल में भी बहुत सी नज़में मिलेंगी जो कि बहुत ही एग्रेसिव है। एक तो नज़म बैन हो गई थी, वो असल में कुछ आयरिश लोग थे, नॉर्दर्न आयरलैंड से आए थे उस ज़माने में जब आयरलैंड और इंग्लैंड का IRA के बम धमाके होते थे। ये और सब हो ज़माने रहा में था। 84 में तो ब्राइटन में बम धमाका हुआ जिसमें मिसेस थैचर को भी अटैक किया वो गया था। टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम करना चाहते थे नॉर्दर्न आयरलैंड पे, तो वो कुछ रेवोल्यूशनरी टाइप के लोग थे, तो उन्होंने मुझसे एक नज़्म पढ़ने को कहा। तो मैंने एक नज़्म पढ़ी थी, हुज वर्ड इज़ इट एनीवे। उसमें आखिर में है कि आदमी थक हार के वो कहता है कि आई रिजोर्ट टू गन्स, आई रिजोर्ट टू एक्शन। तो उन्होंने कहा दिस इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस। आप देखें ना कि आखिर में ये होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर है उसे डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपसे कुछ सीख के एक आध किताब मेरी भी कभी आ जाए तो मुझे तसल्ली हो कि कुछ थोड़ा सा असर मुझ पे भी चढ़ा। लेकिन ये कि माशाल्लाह आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें, जो क्रिएटिविटी का काम है, जी, ऑल द बेस्ट। कोशिश करिएगा कि उर्दू गज़ल का एक सेशन आप अटेंड कर लें तो आप मैं ज़रूर आऊँगा और उसका जिक्र भी सिने इंक पर होता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। cineinc.com